नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका मेरे आरएसी गुरु चैनल पर स्वागत है। आप आरएसी गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल पहुँचे, जिससे कि वो रेफ्रिजरेशन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसके, या जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी मिल सके। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पिछले एपिसोड में हमने एवापोरेटर्स के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि एवापोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, एवापोरेटर क्या काम करता है। एवापोरेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फ्लडेड टाइप एवापोरेटर और ड्राई एक्सपेंशन टाइप एवापोरेटर। फ्लडेड टाइप एवापोरेटर में ज़्यादातर लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर पूरी तरह से द्रव रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और उसके अंदर फ्लोट वाल्व होता है जो उसके रेफ्रिजरेंट के भाव को कंट्रोल करता है। बड़े यूनिटों में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑपरेटर मोस्टली हमारे जितने भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की मशीनरी हैं, इसमें फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जितने भी हैं उन सब में ड्राई एक्सपेंशन टाइप ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, बेयर ट्यूब टाइप, फिंच टाइप और प्लेट टाइप। आज हम एवापोरेटर जो ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार उसके प्रकार पढ़ेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार एवापोरेटर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार एवापोरेटर के दो प्रकार होते हैं। पहला है नेचुरल कन्वेक्शन टाइप। नेचुरल कन्वेक्शन टाइप में प्राकृतिक हवा के माध्यम से ये ठंडा करता है। इसमें जो एवापोरेटर है उस पर प्राकृतिक हवा सर्कुलेट होती है और वो प्राकृतिक हवा नीचे से उठकर जब एवापोरेटर तक पहुंचती है तो उस समय गर्म होती है और एवापोरेटर के चारों तरफ जब एवापोरेटर के संपर्क में आती है तो वो ठंडी होकर वापस नीचे की तरफ जाने लगती है। इसमें किसी प्रकार का पंखा या ब्लोअर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम होती है। घरेलू यूनिटों में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप। फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप एवापोरेटर, इसमें पंखा या ब्लोअर लगा होता है। पंखे या ब्लोअर के द्वारा कूलिंग कॉइल के ऊपर या एवापोरेटर के ऊपर हवा फेंकी जाती है। इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। ये फिंच टाइप जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, फिंच टाइप होता है। इसमें फिंच होती है। फिंच इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। बलयुक्त संचालन प्रकार का जो एक ऑपरेटर है ये बड़ी यूनिटों में, बड़े प्लांटों में प्रयोग किया जाता है। इसमें ये तीन प्रकार के होते हैं। लो वेलोसिटी वाले जिनमें कम हवा की मात्रा का प्रयोग होता है। दूसरा मीडियम जिनमें मध्यम हवा की गति का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद तीसरा हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी वाले ऑपरेटर जिनके अंदर 240 मीटर प्रति मिनट से अधिक गति की हवा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार फोर्स कन्वेक्शन टाइप ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर
ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण के अनुसार एवापोरेटर दो प्रकार के हैं, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप और फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप। नेचुरल में प्राकृतिक हवा एवापोरेटर के ऊपर सर्कुलेट होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, छोटी यूनिटों में इस प्रकार का एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। फोर्स कन्वेक्शन टाइप एवापोरेटर में पंखे या ब्लोअर से हवा को यूनिट के कूलिंग कॉइल के ऊपर फेंका जाता है या खींचा जाता है, जिससे कि तेज गति से कूलिंग होती है और ये इसमें फिंज लगी होती है, जिससे कि इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। ये फिंज इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और जल्दी कूलिंग करता है। साइज में छोटा होता है और इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। इस प्रकार ये जो है एवापोरेटर एवापोरेटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एवापोरेटर से ही संबंधित है, एक्यूमुलेटर। क्योंकि एवापोरेटर के जस्ट बाद एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर का मुख्य उद्देश्य है जो सक्शन लाइन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ जाए तो उसको रोकने के लिए, या ये कह सकते हैं कि एवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वाष्पित नहीं होती, वो कुछ समय के लिए एवापोरेटर में आके रुके, एवापोरेटर नहीं, एक्यूमुलेटर में आके रुके और वाष्पित हो, जिससे कि लिक्विड सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में न जा सके। इसके लिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह हमारा एवापोरेटर है। इस एवापोरेटर के बाद ये एक्यूमुलेटर लगाया गया है और इस एक्यूमुलेटर में जो ये डॉट दिखाए गए हैं, ये क्या है? वेपर रेफ्रिजरेंट है जो एवापोरेटर से वाष्पित होके आए हैं। और ये जो नीचे लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो लिक्विड दिखाया गया है डैश डैश के रूप में, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट यदि एवापोरेटर से एक्यूमुलेटर तक आती है तो एक्यूमुलेटर में ये कुछ समय के लिए स्टोर होती है। इसको आप स्टोरेज भी कह सकते हो। ये यहाँ पे स्टोर होती है और कुछ देर रुकने के बाद आसपास की हीट से ये वाष्पित होती है और पूरी तरह से वाष्प रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर तक पहुंचती है। इस प्रकार जो एक्यूमुलेटर है, ये पार्ट छोटा जरूर है, परंतु इसका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर वेट कंप्रेशन को रोकने के लिए अति आवश्यक है। एक्यूमुलेटर का जो इंस्टॉलेशन है वो एवापोरेटर के जस्ट बाद किया जाता है, सक्शन लाइन से पहले और एवापोरेटर के बाद। आपको एक्यूमुलेटर के बारे में पता चल गया होगा। इसके कई टाइप्स हैं, कई प्रकार के हैं। प्रेशर टाइप है और ग्रेविटी टाइप है। इसलिए ये जो एक्यूमुलेटर हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग यूनिट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रोस्ट सिस्टम। एवापोरेटर में जो फ्रोस्टिंग होती है, जो एवापोरेटर के चारों तरफ बर्फ जम जाती है, उसकी डिफ्रोस्टिंग कैसे की जाती है, डिफ्रोस्ट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में अब डायग्राम में। डिफ्रोस्टिंग, एवापोरेटर के चारों तरफ जो हवा में नमी होती है वो नमी बर्फ के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिससे एवापोरेटर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। और वो जो फ्रोस्ट है वो इंसुलेटर का काम करती है। जो हीट ट्रांसफर एवापोरेटर के अंदर होनी होती है वो नहीं होने देती, जिससे कि एवापोरेटर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसलिए उस एक्सेस बर्फ को उतारने के लिए या फ्रोस्टिंग को उतारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम डिफ्रोस्टिंग कहते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एवापोरेटर या फ्रीजर पर जमी बर्फ को हटाने की क्रिया को हम डिफ्रोस्टिंग कहते हैं। ये कई प्रकार से इसको डिफ्रोस्ट किया जा सकता है सिस्टम को, जिसमें मैनुअल डिफ्रोस्टिंग है। मैनुअल डिफ्रोस्टिंग में क्या करते हैं, हम यूनिट को बंद कर देते हैं
जब तक एवापोरेटर के चारों तरफ बर्फ पूरी तरह से पिघल ना जाए तब तक हमारी यूनिट बंद रहती है। और जब इसमें एवापोरेटर के चारों तरफ बर्फ पिघल के एवापोरेटर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो उसको हम यूनिट को चलाते हैं। इसमें दोष ये रहता है कि यदि हम एवापोरेटर को डिफ्रोस्ट करने के लिए यूनिट को बंद कर दें और उसे दूसरे स्टार्ट करने के लिए संभाले नहीं, देखे नहीं, तो यूनिट बंद रहेगा, दोबारा रिस्टार्ट नहीं हो पाएगा और उसमें एक रखा खाद्य पदार्थ जो है खराब हो जाएगा। इसलिए मैनुअल डिफ्रोस्टिंग करते समय उसे दोबारा यूनिट को स्टार्ट करना ध्यान में रहना जरूरी है। अगर ये नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारा सामान या खाद्य पदार्थ वस्तु खराब हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग। ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग में टाइमर का प्रयोग किया जाता है। टाइमर मोटर एक निर्धारित साइकिल के ऊपर रोटेट होती है और जब 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे उसको सेट किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, उतने समय के बाद कंप्रेसर के कनेक्शन को वो डिस्कनेक्ट कर देती है और डिफ्रोस्ट हीटर के कनेक्शन जोड़ देती है या सर्किट को कनेक्ट कर देती है, जिससे डिफ्रोस्ट हीटर एनराइज होता है और एवापोरेटर के चारों तरफ उससे ऊष्मा प्राप्त होती है जिससे वो बर्फ पिघल जाती है या फ्रोस्टिंग जो है पूरी तरह से हट जाती है। और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट के द्वारा डिफ्रोस्ट हीटर को जब वहाँ एक निश्चित तापमान पहुंच जाता है ऑपरेटर के चारों तरफ यूनिट के अंदर, तो बायोमेटल थर्मोस्टेट डिफ्रोस्ट हीटर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे सप्लाई टाइमर मोटर को चली जाती है और टाइमर मोटर दोबारा से रोटेट होने लगती है और वो कंप्रेसर को कनेक्ट कर देती है। इसी प्रकार ये निश्चित समय के अकॉर्डिंग, निश्चित समय के अनुसार दोबारा टाइमर मोटर जो है उस निश्चित समय में डिफ्रोस्ट हीटर को कनेक्ट करती है और कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करती है। इस प्रकार से ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग प्रक्रिया होती है। इस में लाभ ये है कि इसमें हमें देखना नहीं पड़ता, टाइमर मोटर अपने आप हर 8-10 घंटे में यूनिट को डिफ्रोस्ट करती रहती है। उसके बाद है तीसरा प्रेशर डिफ्रोस्टिंग। ये प्रेशर टाइप डिफ्रोस्टिंग मेथड है। इसमें रेफ्रिजरेंट के प्रेशर से डिफ्रोस्ट होता है यूनिट और जब प्रेशर से रेफ्रिजरेंट इसमें से गुजारी जाती है तो आसपास के जो जितनी भी एक्सेस बर्फ है, फ्रोस्टिंग है, वो पिघल जाती है। उसके बाद है टेम्परेचर डिफ्रोस्टिंग। टेम्परेचर डिफ्रोस्टिंग में टेम्परेचर को बढ़ाकर यूनिट की डिफ्रोस्टिंग की जाती है। उसके ऊपर जो बर्फ जमी है उस बर्फ को पिघलाया जाता है। पांचवा वाटर डिफ्रोस्टिंग। वाटर डिफ्रोस्टिंग में गर्म पानी करके यूनिट के एवापोरेटर के ऊपर जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ गर्म पानी का छिड़काव करते हैं और वो जो बर्फ है उस बर्फ को वहाँ से पिघलाया जाता है। इस प्रकार जब वो पूरी तरह से बर्फ पिघल जाती है, उतर जाती है, हम उसको डिफ्रोस्ट कर देते हैं। गर्म पानी का गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे कि सारी बर्फ पिघल जाती है। नेक्स्ट मेथड है रिवर्स साइकिल मेथड। रिवर्स साइकिल मेथड में रिवर्स वाल्व, 4-वे रिवर्स वाल्व लगा होता है जो एवापोरेटर को कंडेंसर और कंडेंसर को एवापोरेटर बना देता है। इससे एवापोरेटर में गर्म गैस, मतलब हॉट गैस सप्लाई होती है, जो कंडेंसर के अंदर सप्लाई होती है वो अब एवापोरेटर बन जाता है और एवापोरेटर कंडेंसर बन जाता है, जिससे कि गर्म गैस जाएगी और वो उसके चारों तरफ जमी हुई जो आइस है, जो फ्रोस्टिंग है, वो हट जाएगी, पिघल जाएगी। और इसके बाद अंतिम लास्ट है हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड। हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, जो डिस्चार्ज साइड की लाइन है, डिस्चार्ज लाइन से एक लाइन एवापोरेटर के पास से लेके जाते हैं, जिससे कि उस वाल्व को ऑन करने के बाद हॉट गैस एवापोरेटर के
साथ सर्कुलेट होती है और उसके आसपास जमी हुई सारी जो फ्रोस्टिंग होती है हॉट गैस से पिघल जाती है। ये डिफ्रोस्टिंग मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।